शुक्रगुजार हूँ अंजुमन तरक्की उर्दू के तमाम जिम्मेदारों कि आज उन्होंने एक ऐसी शख्सियत पर मुझे कुछ कहने का मौका इनायत किया है जो अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके में भी दूसरों से बहुत मुख्तलिफ थे, जिनका उसलूब निगारिश, तर्ज तहरीर, तर्ज गुफ्तगू, तर्ज तकरीर भी बहुत मुख्तलिफ थी दूसरों से, और जो उनका मुतालिया था मुख्तलिफ ज़बानों का और एक ज़बान में मुख्तलिफ मौज़ूआत का, उस मुताले के एतबार से भी और उससे नताइज के इस्तिंबात और इस्तखराज में भी वो बहुत मुख्तलिफ थे। फिर पेश करने का तरीका भी, उन सब को समेटना बहुत सी यादें उनके इस वक्त मेरे जहन में दस्तक दे रही है। मेरी नौउम्री थी और वो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। हम लोग चर्च गेट स्टेशन के ऊपर ओपन एयर रेस्टोरेंट था एक, वहां अक्सर शाम में बैठते थे। उनकी वहीं पे उन्होंने एक मर्तबा बताया, और इसको गिरह करने की बात है, गालिबन उन्होंने कराची राइटर्स गिल्ड में एक तकरीर की, उसका जिक्र इन्होंने खुद किया मुझसे, और कहा कि भाई मैंने उस तकरीर में यह कहा था कि अदीब को, शायर को, सहाफी को, तख्लीक़कार को थोड़ा सा नमक हराम होना चाहिए। ये नहीं कि जो दावत खिला दे, जो पिला दे, जो ये कर दे, वो कर दे, हम उसकी गाने लगे। हम ये देख रहे हैं कि इसकी जरूरत आज ज्यादा महसूस हो रही है, लोग बिके जा रहे हैं थोड़ी सी दावत में, थोड़े से उसमें। फिर और उनकी बहुत सी बातें हैं, एक तहजीब भी पल रही थी उनके साथ, बड़े आउट स्पोकन थे, किसी को कुछ समझते नहीं थे। मैं उम्र में बहुत छोटा, मिजाज से उनसे अलग, रोज बैठे हम शुगली करना हो, उसकी तरफ जाना हो, तो कहते थे कि भाई शमीम जा। दो अफराद थे बंबई में ऐसे, एक थे डॉक्टर ज़ोहर अंसारी और एक थे गणेश बिहारी तर्ज, लखनऊ के रहने वाले थे, बड़ी पढ़ते अच्छे शायर थे। वो जब भी मैं इस किस्म का मामला हो तो कहते थे बाबू अब शाम, फिर हम चले जाओ, उसके बाद जहां उनको जाना हो वो करें। जब तक बैठते थे तरबियत करते थे, ये उनका अंदाज था। वहां बहुत से मौजूआत पर गुफ्तगू होती थी। उनके इंतकाल के बाद मैंने एक मजमून लिखा था, उस पर मार्क्सी मजजूब उसका उन्वान था, आजकल में शाये हुआ था। मैं समझता हूं कि लफ्ज मार्क्सिस्ट का इस्तेमाल उनके लिए बहुत सही नहीं रह गया था आखिर उम्र में, लेकिन उनकी 70 के दहे के जो कुछ वो लिख रहे थे, उसी से कुछ इनहराफ की सूरतें बनती चली जा रही थी, जो मैं देख रहा था, महसूस कर रहा था। जब सोवियत यूनियन की फौजें अफगानिस्तान में आई, तब भी उन्होंने उसके खिलाफ मज़ामीन लिखे थे। 90 में उन्होंने बरात का इजहार कर दिया था अपनी किताब से, कम्युनिस्ट और मजहब डिसओन कर दिया था उसको, बल्कि डिसओन करने की जो तहरीर थी वो किसे लिखवाना चाहते थे। मैंने ये कह के उनसे माजरत की कि साहब आपकी जो दूसरी तहरीरी भी है वो एक पर्टिकुलर एंगल से लिखी गई, इसके सिर्फ एक किताब का मामला है, आपकी पूरी तहरीर का मामला है। वो भी उनके इंतकाल के बाद उनका फोन आया मेरे पास, प्रोफेसर कमर रईस साहब का, कहले शमीम ज़ोहर अंसारी पर एक मजमून लिख दो। तो मैंने कहा कि रईस साहब यहाँ पे बंबई में बहुत से लोग हैं जो उनके हमने वाला रहे हैं, हम प्याला रहे हैं, हम तो तारीफ थे उनके जमाने में। तो कहे कि नहीं, वो जिनकी तरफ तुम्हारा इशारा है उन सब का कहना है शमीम से लिखो। हमने एक मजमून लिखा, उनको पसंद आया, उन्होंने इल्म में इजाफा किया कि एकेडमी ऑफ साइंसेज ने, जिन्होंने उनको पीएचडी की डिग्री दी थी, डॉक्टरेट की ज़ोहर साहब को, उसके वन ऑफ द गाइड्स में ये भी थे, या जजेस में एक प्रोफेसर कमर रईस साहब थे, ये उन्होंने मुझे बताया। फिर बातें होती रही, तो मैं अर्ज कर रहा था कम्युनिस्ट के बारे में। मार्क्सी का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन मार्क्सिज्म की तरफ उनका जो सफर था, उनकी जो पेशरफ्त थी, वो उस पर इनहराफ की कैफियतें पैदा होती रह जा रही थी। और मजजूब का लफ्ज जो है खास मानी में इस्तेमाल होता है। मजजूब वो है इस्लामी तसव्वुफ की शरह में जिसकी बात हमें समझ में ना आए, लेकिन वो बेमानी ना हो, वो बामानी हो, किसी ना किसी वक्त वो चीज जाहिर हो जाती है कि हाँ इसकी ये मानी है। वो दोनों नहीं थे, लेकिन उनकी शख्सियत का इजहार करने के लिए इससे बेहतर कोई उन्वान मुझे नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने मार्क्सी मजजूब का इस्तेमाल किया। उसकी वजह यह थी कि अभी गुफ्तगू करते करते वो हरि ओम
ओम नमः शिवाय, इस किस्म की तकरार करने लगते थे। कभी बात करते करते चुप हो गए, चुप होने के बाद फिर बात करने लगे तो कहने लगे कि देखो बुद्धिज्म में ये कैफियत होती है, ये आसन होते हैं, ऐसा होता है, ये होता है, वो आता है, और उस पर एक पूरा लेक्चर देते हैं। एक उनकी कैफियत थी। एक दिन रमजान शरीफ के महीने में हमारे यहाँ इफ्तार की तैयारियां हो रही थी, वो आगे कहने लगे खुदा की कसम आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं हंसने लगा कि भाई कुछ ना खाने में, भूखे रहने, फाका करने में और रोजा रखने में फर्क है। लेकिन उनसे कौन कहे, मोहब्बत से आए थे, बैठाया गया, उनको कहा, हमने कहा जो है साहब इफ्तार करने के लिए रोजा रखना जरूरी नहीं है, आप इफ्तार में शरीक रहेंगे। वो भी हंसे, खूब लुत्फ लिया। तो उनकी यहाँ ऐसी कैफियतें थी। और इन कैफियतों के अलावा वो इख्तलाफ का कोई ना कोई पहलू निकाल लेते। पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब शायद इससे इत्तेफाक करें, जहां इख्तलाफ नहीं होता था तो बराए इख्तलाफ वो इख्तलाफ पैदा कर देते। इसलिए उनके दुश्मनों की तादाद बहुत थी और वो कहीं ना कहीं उसका इजहार भी करते थे, जिसकी हमको तकलीफ होती थी। एक तकलीफदेह वाकया हुआ था कि उनके इंतकाल के बाद ताज़ियती नशीत हुई खिलाफत हाउस में। डॉक्टर रफीक ज़करिया उस वक्त हयात थे, उन्होंने इंतजाम करवाया। उसकी निजामत कर रहे थे हमारे यूसुफ नाज़िम साहब, बड़े बेजरर बुजुर्ग थे, नेक आदमी थे। लेकिन जब उनको ये ऐलान करना हुआ कि अब ये इख्तिताम पजीर हो रही है ये नशिश, तो उन्होंने कहा कि भाई इस तकरीर के साथ डॉक्टर ज़ोए अंसारी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। मिजाज पैदा करने की कोशिश की, लेकिन पूरा सन्नाटा छा गया। बाद में शरीफ आदमी थे वो यूसुफ नाज़िम साहब, उन्होंने माजरत भी की, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं दिल का बोझ भी था। दिल का बोझ था, इसलिए इस किस्म की बातों का ज़हूर होता था। लोग उनके मुंह पर कुछ, उनके मुखालिफत में कुछ, उनके पीठ पीछे कुछ वो करते थे, और कुछ वो भी छेड़ते थे, कुछ दूसरे भी उनको छेड़ते थे। लेकिन जो उनके करीबी लोग थे, जो उन पर एतमाद करते थे, उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता था इसी अंदाज से। जैसे उनका ये अकीदा है या उनका ख्याल है या नजरिया है, ये इस बात को तस्लीम करते हैं, हमने उसके उलट कोई बात कह दी। अब वो जब बोलना शुरू करते थे तो वो रिकॉर्ड करने जैसी होती थी। इतना इल्म था, इतना मुताला था। हम उसकी बातें आपको बताएंगे अभी कुछ, और मुस्तनद बातें बताएंगे। ये नहीं कि हम हवाई बातें या जहन से बता दें आपको। कुछ मिसालें मैं आपको दूंगा। मसलन एक चीज पर वो गुफ्तगू करने से हमेशा गुरेज करते, वो तो उनका नस्ब और उनका खानदान। ये बातें जाहिर हो गई, कुछ दूसरों ने लिखा, कुछ हमने भी लिखा, कुछ और तरीके से मालूम हुई, लेकिन वो उससे गुरेज करते थे, उसको छुपाते थे। साबिर दत्त उन पर एक मुकम्मल खास नंबर निकाल गए। इन्होंने वादा किया था कि मैं अपनी आप बीती लिख के दूंगा, नहीं लिखा तो उन्होंने नंबर भी नहीं निकाला। इसी वजह से नहीं निकला, तो वो बाद में एक छोटी सी मुख्तसर से निकली जो आप बीती नंबर में शामिल है, लेकिन उस नंबर के लिए ये नहीं लिख सके। तो बहाना कुछ और तरह से करते थे। जैसे एक आप बीती जो फन और शख्सियत की है, उसमें इनका छोटा सा मजमून है। उसमें कहते हैं कि आप बीती वो लिखे जो या तो अपनी शोहरत के तिलिस्म में गिरफ्तार हो चुका हो, या फिर इतना बूढ़ा के आइंदा के लिए गुज़श्ता की सिर्फ यादें नहीं हो। हमारे दुश्मन हो बूढ़े, हम क्यों बूढ़े होने लगे? वो दिन आने से पहले हम तो जाम सरका के चल तरछट छोड़ के ये जा और वो जा। कहते देखो ये सब हम क्यों लिखे? ऑटोबायोग्राफी या याददाश्त या सवाने या हम क्यों लिखेंगे? अभी ये बहुत दिन है, हमें काम करना है। लेकिन आखिरी दिन उनको अजियतों में गुजरे उनका, इसका हम लोग को वो है। और अपने खानदान और नस्ब और कहाँ से आए और क्या किया, इसको वो छुपाते थे लफ्ज़ ज़ोए में। ये बताते ही नहीं थे कि उनका मजहब क्या है। कहते भाई मैं ला मजहब हूँ, किस खानदान से आए, वालिद का नाम क्या है, इस पे बात ही नहीं करते थे, छुपाते थे। लेकिन जो जिस चीज से मैं उनका गिरविदा हुआ, मैं आपको 51-52 की एक तहरीर 2-3 सतर पढ़ूंगा सिर्फ, कि अगर हमारे बुरे वक्त में किसी ने मेरा साथ दिया है और हम उसका एतराफ करते हैं तो हम बड़े आदमी हैं, हम अपने ज़र्फ का मामला कर रहे हैं। वो अपना घर छोड़ चुके थे, गुर्बत का आलम था, किसी साहब ने उनको सहारा दिया था, वो मेरठ के रहने वाले थे। उनके बारे में एक जगह उन्होंने लिखा है कि महीने के आखिर में जब मेरे रूहानी बाप बदरुल इस्लाम मरूफ, क्योंकि लफ्ज़ रूहानी बाप भी
गॉड फादर अगर अंग्रेजी में हम कहते हैं तो उस माने ही कुछ बदल जाता है। रूहानी बाप का हमारे यहाँ तस्वुर मशरिक में कुछ है, मगरिब में कुछ है। ये मोहसिन के मानी में इन्होंने इस्तेमाल किया है। इसका मतलब वो रूहानियत के कायल हो गए थे, ऐसा मैं नहीं समझता। कहते हैं कि महीने के आखिर में जब मेरे रूहानी बाप बदरुल इस्लाम मरहूम के पास तनख्वाह के पैसे खत्म हो जाया करते थे तो अपनी खूबसूरत ऐनक उतार कर सिल्क के शफाफ रुमाल से उसे साफ करने लगते थे। कुर्सी पर पांव सिपेड़ कर दरवेशाना अंदाज में बैठ जाते और दाहिने हाथ से चौड़े माथे को सहलाते हुए मुझसे कहते, भाई तुम जहूर सेठ के पास हो आए तो अच्छा था। जहूर सेठ मेरठ में बाजार के पास रहा करते थे। उनके 3-4 मकानात थे, 5-7 बच्चे थे और कई रिश्तेदार जो शाम को उन मकानों की छत पर कनकव्वे और आंखें लड़ाया करते थे। जहूर सेठ और पंडित बदरी प्रसाद के मकान पास पास थे। इन दोनों में उम्र के फर्क के बावजूद याराना था। दोनों मुश्तरक तौर पर बदरुल इस्लाम मरहूम के मोतक़िद भी थे और दोस्त थे। छोटे से इक़्तिबास में हिंदू और मुस्लिम जगानगत की फिरका वाराना यकजहती की तालीम दी गई है। अपने मुरब्बी और मोहसिन का एहसान माना गया है। यह बताया गया है कि कभी बुरा वक्त मुझ पर भी खाते। मैं खुद बहुत एक्सपोर्टर के खानदान से था, मैं एक कारोबार करता था। ये किसी बात पर तन के कपड़े के साथ अलग हो गया तो वो उस फैमिली ने मुझे सहारा दिया। मेरा दोस्त अनिल केदारे महाराष्ट्रियन है, उसकी जुबान मराठी है, उसका मजहब अलग है, लेकिन अपने घर में ले जाके मुझे रखा और वहां से अपने शुरू किया। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं उसका। आखिरी सांस तक मैं एहसान मानूंगा कि उसने इज्जत के साथ मुझे अपने घर में रखा। जोए साहब ने उसका एतराफ किया है और जो लोग ये एहसास नहीं करते। इसी तरह से हमारे यहाँ एक हमारे कालिदास गुप्ता रजा बड़े आदमी, मुहक्किक, माहिर गालिबियात, वो जब भी अपने उस्ताद का नाम लेते थे तो उस्ताद ये किबला कहे बगैर नहीं कहते। और उनके 7 या 8 उस्ताद के शायरी में सबका नाम लिया है एहतराम के साथ। हमारे यहाँ ऐसे लोगों की दर्जनों में नाम हम गिनवा सकते हैं जो अपने उस्ताद का नाम लेना कसर शान समझते। उन्हीं की शायरी सीखी और उन्हीं का नाम लेने में कतराया करते। लेकिन ये 2 अफराद हमारे यहाँ से अपनी नसब, अपने खानदान, अफराद खानदान और आप बीती पर बात करते थे, वो गुरेज करते थे, बाकी हर मौजू पर। इसके बरक्स लफ्ज के बारे में किस तरह लफ्ज की काया पलट हुई, यह लफ्ज किस जुबान से आया है, उसके वहां क्या मानी थे, यहाँ क्या मानी थे, इसका तलफ़ुज़ किस तरह बदला है, महल्ले इस्तेमाल के साथ इसमें क्या तब्दीलियां हुई है, इस पर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते थे, सुनने लायक कि एक जगह एक मज़मून में थोड़ी सी बातें लिखी हैं उन्होंने कि बीबीसी के इल्म और होशमंद हज़रात करीब करीब रोजाना मुअस्सिर का लफ्ज से पर जबर के साथ यानी मुअस्सिर बोलते हैं। अरबी का ये लफ्ज अपनी जगह सही है, लेकिन असर करने या असर डालने वाले के लिए मुअस्सिर बोलना चाहिए। इस लफ्ज का मादा हरफी असर है और उसकी जमा आसार या असरात है। असर तासीर यानी तुख्म तासीर, सोहबत का असर। मुअस्सिर मुअस्सर पर जबर, मुतासिर से पर जबर, जेर, तासुर जमा तासुरात। इस मादाए असर के भी कई मानी हैं। एक तो वो जिसे आप इफेक्ट के मानी में कहते हैं, सोचिए आप, जिसे आप इफेक्ट के माने में, और दलाइल कहां से ले रहे हैं कि मोमिन कहते हैं कि असर उसको नहीं होता, रंग राहत वज़ा नहीं होता, वहां से लेकर आ रहे हैं। फिर असर के साथ को और पर दोनों इस्तेमाल होते हैं, लेकिन असर के मानी हमारे अदब में वो भी है जिसे रिएक्शन का तर्जुमा करके रद्द अमल लिखा जाता है। रद्द अमल बुरा लफ्ज है। री को रद्द लिखकर जुबान का मजा बिगाड़ा था यार लोगों ने, आज से कोई 50 बरस पहले। 1930 तक की उर्दू में यह लफ्ज नहीं मिला। अब ये इस पर अहले इल्म तहकीक करेंगे तो वाक़ईतन 1930 से पहले की उर्दू में यह लफ्ज है या नहीं है, लेकिन हम उनकी बात को कबूल करते हैं, इसलिए कि उनकी बात को रद्द करने के लिए हमारे पास कोई दलील नहीं है। इसके बाद ज्यादातर वो नस्ल अखबारों में आई जो अंग्रेजी में ही सोचती थी। उर्दू खजाने की चाबी उसके पास नहीं थी, उसने खजाने के बाहर खड़े खड़े अपनी चाबी बना ली और न सिर्फ रद्द अमल जैसे लफ्ज गढ़े बल्कि अच्छे खासे लफ्जों के आधे चौथाई मानी को पूरे लफ्ज के ऊपर चढ़ा दिया। उसकी मिसाल है रवायत। पहले हम असर को लें। असर वो नक्श है, वो तस्वीर है, वो मूर्ति है जो कोई फनकार मुसव्विर बनाता है। फिर असर किसी दवा की तासीर है।
असर में इम्प्रेशन का मफहूम भी पोशीदा है, कहीं कहीं इम्प्रिंट के मानी में लिखा और बोला जाता है। असर वो भी जैसे रसूख के साथ बोला जाता है। इन्फ्लुएंस के मानी में मुअस्सिर उसी का इसमें फाइल है। फारसी में उसे असर अंदाज कहेंगे और मुअस्सिर को असर पजीर जो इसमें मफूल है। असर निशान या अलामत भी है, नतीजा और खासियत के कई मानी में आता है और इस्तेमाल किया जाता है। मांगा करेंगे अपने दुआ हिजरे यार की, आखिर तो दुश्मनी है असर को दुआ के साथ, मोमिन का शेर कोट कर सकते। अब जरा लफ्ज रवायत को लीजिए। अंग्रेजी का लफ्ज ट्रेडिशन जब तर्जुमा किया जाने लगा तो अंग्रेजी के मुस्तनद लुगतों में निकला वो बात जो सीना बसीना नस्लन बाद नस्लिन चलती हुई नक्ल दर नक्ल पहुंचती हो। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मानी में ट्रेडिशन लिखा जाता है। रवायत का मफहूम इस कदर है, जबकि अंग्रेजी लफ्ज का ट्रेडिशन से लातीनी से वारिद हुआ अपने मफहूम में बराबर उसत पाता गया और इसमें अगलों का चलन, तौर तरीका, रिवाज, दस्तूर सभी समा गया। हालांकि लफ्ज रवायत से ये मफहूम नहीं निकलता। अब हर जगह ट्रेडिशन और ट्रेडिशनल के लिए लफ्ज रवायत और रवायती रह गया और सुनने पढ़ने वाले बेहतर लफ्जों से महरूम कर दिए गए। इन लफ्जों की जो जमीन, जो ट्रेडिशन की जन्मभूमि जबरदस्ती छीनना चाहती है, उसका हाथ पकड़ना चाहिए। अब ये यहाँ पे एक लफ्ज ट्रेडिशन लिया उन्होंने, एक दूसरा लफ्ज 3 मिनट रह गए, और अंग्रेजी से उसका रिश्ता जोड़ा, लातीनी से उसका रिश्ता जोड़ा, अरबी और फारसी से उसका रिश्ता जोड़ा। अपनी देसी जुबान से भी उनका रिश्ता बहुत मुस्तहकम है, पर कम लोगों ने समझ। सिर्फ अरबी, फारसी या रूसी की बात वो नहीं करते। जब बात कहने पर आते थे और कोई लफ्ज की फसिया उधेड़ते थे या उसकी पर्दे खोलते थे, तो अपनी मिट्टी, अपनी धरती, अपने लोग, अपनी अदबियात, अपने ग्रह, यहां तक वो पहुंचे थे। का लफ्ज स्ट्रगल आजकल सिर्फ जिद्दोजहद का मुतरादिफ ठहरा है। अरबी का ये लफ्ज जिद्दोजहद है, उर्दू वाले जद्दोजहद बोलते हैं। जो लोग किसी सियासी या समाजी मुहिम में मुब्तला हो वो और अखबारात वाले शबोरोज ये लफ्ज जेर ज़बर के साथ बोलते और बोलने में काफी जोर लगाते हैं। इसी तरह संघर्ष है, संघर्ष है, उसकी बातें उन्होंने लिखी है। तो ये उनका एक खुसूसी वस्त था। अभी पुरुषोत्तम साहब से बताया मॉडर्निज्म के बारे में बात और ट्रेडिशन के बारे में बात कर रहे थे। जोए साहब ने कभी हाफिज के खिलाफ कुछ नहीं किया। हाफिज के खिलाफ लिख दिया तो बदले भाई ने जहीर उनके खिलाफ मजमून लिखा और उस मजमून को पढ़ने के बाद जोए साहब की उनकी लड़ाई नहीं हुई। रुजू किया जोए साहब ने, कहा नहीं वो सही है, हम किसी के दबाव में आके या किसी से गैर जरूरी तौर पर मुतासिर होकर हमने ये जुमला लिख दिया, तो उससे उन्होंने रुजू कर दिया है। फिर हम उनके तर्जुमे करें, बातें बहुत सी हैं कहने की, वक्त कम है, तो हम के तर्जुमा शेर से शेर में, नस्र से नस्र में, नस्र से नस्र में, नस्र से नस्र में, ये बड़ा मुश्किल काम है। जब तक आदमी दोनों जबानों के मोजाइक से, उसके वोकैबुलरी से, उसकी तारीख से, उसके माले इस्तेमाल से वाकिफ न हो, वो तर्जुमा नहीं कर सकता। जोहर साहब ने तीनों तरह से तर्जुमे किए और उनके तर्जुमे पर कुछ लोगों ने एतराजात भी किए, ये भी मैं अर्ज कर। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको एक तातारी गीत का तर्जुमा, जो पुश्किन की नज़्म का तर्जुमा है, उर्दू में जो क्या तर्जुमा उन्होंने किया वो मैं आपको कहूँ। उसका रिदम यह बताता है कि वो कितना हकीकत के करेक्टरी। हर फैसला डिक्शनरी देखकर नहीं किया जाता, एक कैफियत भी होती है शायद। वो कैफियत को अगर मुंतकिल करते दूसरी जुबान में तो वो कैफियत ही बताती है कि ये सही तर्जुमा है या गलत है। वो तातारी गीत है कि दुनिया है दुख दर्द का तरकश, हर तरकश में तीर, रंज के बदले राहत दे है एक दिन चढ़ते पीर, जख्मों को मरहम बख्शे है अशकों की तासीर, खश करने जाते हैं नतीजे वाले। है वो शहीद नतीजे वाला जिसने देती जान, जिसको थे जयदूब किनारे मरने के अरमान, फूल भरे चोले में दूल्हा बाहरे उसकी शान, जन्नत उसकी राह लगी है कुर्बान। तो ये बेहतरीन तर्जुमे किए अमीर खुसरो के भी किए, दूसरों के भी किए, बरनाज शाह के भी किए, तोयफेस्ती के भी किए, चैकअप के भी किए, पुश्किन के भी किए। लेकिन ये जोए अंसारी का कमाल, हम किसी दूसरे को उनके बराबर का नहीं ठहरा सकते कि उन्होंने अपनी कमजोरियों का भी एतराफ किया तर्जुमे के सिलसिले में। ये जॉर्ज बरनाज शाह पे जो उनकी किताब है उसके सफा 3 पर लिखा है कि मैंने कतर बोध करके की फनी हैसियत और उनकी लज्जत को नुकसान जरूर पहुंचाया है, लेकिन उनकी
अहमियत को कोई नुकसान नहीं कि मफहूम को वो ज़हन में रखे। उसको बात चुका है जब उन्होंने तबसरे किए हैं, बहुतों को नुकसान, बहुतों को तकलीफ पहुंचाई है, बहुतों ने उनसे एतराज किया है, झगड़े की नौबत आई है, जवाबी मज़ामीन लिखे गए हैं। असफर चुगताई के नावल पर लिखा उन्होंने नाराज, कुर्रतुल हैदर के सारे जहां दराज पर उन्होंने तबसरा किया, उसको नाराज हुए। किस चीज की कमी है ख्वाजा तेरी गली में, उस उन्वान से ख्वाजा अहमद अब्बास के खिलाफ लिखा था, वो नाराज हुए थे। उन्होंने सिकंदर अली वैद के कलाम के इंतखाब पर कुछ तबसरा किया था, वो तो इतना नाराज हुआ था कि जवाबी नज्म लिखवाई थी, और जवाबी नज्म का भी जवाब उन्होंने बताया था कि ये उनकी पूरी जिंदगी की शायरी में ये इस किस्म का शेर कह रहे हैं। तो ज़ोए अंसारी एक हमाजहज शख्सियत, ऐसी शख्सियत है जिसके जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर, जो इल्मी सतह पर वो नमूदार हो, वो मुबस्सिर भी है, वो मुहक्किक भी है, वो तरकीब भी है, वो ज़बानदां भी है, वो सहाफ़ी भी है। हर एतबार से गुफ्तगू की जा सकती है, और गुफ्तगू करने के लिए जितने इल्म की जरूरत है वो शायद मेरे पास नहीं है, जितने वक्त की जरूरत है वो शायद आपको पास है। शुक्रिया।